बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 6 दिसंबर पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो मार्शाल्लाह डे 7। जी हाँ, 7वां दिन है अब आसिम मुनीर साहब का जो डिफेक्टो मार्शाल्लाह है या मिलिट्री रिजीम है शुरू हो चुका। ये अलग बात है कि दरमियान में 6 से 7 दिन का रिटायरमेंट टाइम था जिसमें उनके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं था। ये रिटायरमेंट के बाद उन्हें दोबारा नए तौर पर एक नई तैनाती के तौर पर 6 से 7 दिन के गैप, पिछली दफ़ा उस गैप को कवर किया गया था, इस दफ़ा उस गैप को कवर नहीं किया गया। मतलब जब पिछली दफ़ा उनको आर्मी चीफ लगाया गया था तो 3 या 4 दिन का जो गैप था उसको एक नोटिफिकेशन से पहले ही, गैप शुरू होने से पहले ही नोटिफिकेशन से कवर किया गया था। इस दफ़ा उस गैप को छोड़ा गया और 6-7 दिन रिटायर रहने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो दोबारा से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए। अब ये तो आपने याद रखना है, ये डेज़ जो हैं ये काउंट होते रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी मौका आएगा और आप देखेंगे कि ये जो एक हफ्ता तकरीबन 6 से 7 दिन वो रिटायर रहे, इसी के ऊपर किसी ना किसी दिन कोई ना कोई अदालत, आज तो नहीं क्योंकि आज तो अदालतें ही उनकी हैं, लेकिन कोई ना कोई अदालत ये जो गैप है इसी की बुनियाद के ऊपर इस सारे काम को गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो डिक्लेयर करेगी। अब आते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ। आज सबसे पहले तो डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पैदा होने वाले जो रिपल्स हैं, पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तोड़ने का एक नया मंसूबा शुरू किया गया। आल दो ये पहला मंसूबा नहीं है, पहले भी बहुत बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की गई और ख्याल यही था कि हम इफ़ेक्टिवली तोड़ लेंगे। आपने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी देखा, 9 मई के बाद तो खुसूसी तौर पर आपने देखा, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हो सकी। इनको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि अब एक बड़ा हमला करते हैं और शायद इन्हें सक्सेस मिल जाए। लेकिन सबसे पहले जो बहुत ही बड़ी और मेजर डेवलपमेंट है वो अब इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ की गई है, उस पर बात की गई है और वो है डीजी आईएसपीआर का इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार देना। जी हाँ, उन्हें एक किस्म का रियासत का दुश्मन करार देना, पाकिस्तान का दुश्मन करार देना, उनके बयानिए को पाकिस्तान दुश्मन करार देना, उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट, ये लफ्ज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है, कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट हो, तो उसके बारे में क्या किया जाता है, उसे न्यूट्रलाइज़ किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। तो मिलिट्री की ज़ुबान में उन्होंने पूरे पाकिस्तान को ये वार्निंग भेजी है कि हम इमरान खान को अब खुदा न खास्ता कत्ल भी कर सकते हैं। ये हम सब के लिए अब बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कल जब सवाल पूछा गया उनसे कि ये सब कुछ आपने पहले फ़ातिमा जिन्ना साहबा के बारे में भी कहा, आपने बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी कहा, जुल्फ़कार अली भुट्टो के बारे में भी कहा, ज़ाहिर है शेख मुजीब का नाम नहीं लिया गया लेकिन उनके बारे में भी कहा, तो उन्होंने सारी तारीख को साथ मिला के ये कहा कि हमने पहले कभी इतनी क्लैरिटी के साथ किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं कही। तो मतलब वो शेख मुजीब के साथ जो किया था उससे भी 4 हाथ ऊपर वो समझते हैं कि वो इमरान खान के साथ करने जा रहे हैं, या उनके ख्याल में इमरान खान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब पहला सबसे सवाल तो ये है कि ये सबसे बड़ा इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट क्यों बन गया। अब डीजी आईएसपीआर ने जब उन्हें पूरी दुनिया के सामने मीडिया पर आकर सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया अपने लिए, और दूसरे लफ्ज़ों में ये करार दे दिया कि हम उनकी जान ले सकते हैं, क्योंकि मिलिट्री की तो यही ट्रेनिंग है कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो उस पर हमला करना है। तो क्या ये वाटर टेस्ट कर रहे हैं, क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, क्या पाकिस्तानी कौम का रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, इंटरनेशनल बरादरी का या मीडिया का रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, एक न्यू नॉर्मल सेट कर रहे हैं कि पहले ऐलान करते हैं और उसके बाद खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की ज़िंदगी के साथ खेल जाएं। तो एक तो उनका कल का जो बयान है, 2 ही वजूहात हो सकती हैं। अगर तो ये वेल थॉट, वेल कंसीव्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो फिर तो ये वाकई ही इमरान खान साहब को कत्ल करने का एक सीधे सीधे अपने ऐलान का या अपने प्लान का उन्होंने ऐलान किया है। अच्छा, अब चांसेस बहुत कम हैं कि ये बहुत ही को वेल कंसीव्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। आप कहेंगे वो कैसे, वो तो पूरी तैयारी करके आए थे। वेल कंसीव्ड का मतलब ये है कि कई दफ़ा आप शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हैं। हो सकता है कि फील्ड मार्शल के ऊपर जो दबाव था नोटिफिकेशन की वजह से पिछले चंद दिन से, जैसे ही नोटिफिकेशन मिला
तो DGISPR क्योंकि बिल्कुल ही गायब थे पिक्चर से, आपको हम बताते रहे कि वो कहीं एंगेजमेंट नहीं कर रहे, बिल्कुल गायब थे और कोई उनकी प्रेस रिलीज़ नहीं आ रही थी, तो उन्होंने शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनते हुए ये धमाका किया। लेकिन फिर भी ये करार देना कि नेशनल थ्रेट है, जाहिर है ये आसिम मुनीर की अप्रूवल के बगैर तो ये नहीं हो सकता। तो इसलिए इस धमकी को, इमरान खान साहब को कत्ल करने की सीधी सीधी अफवाज पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन की तरफ से धमकी को बहुत ही सीरियस लिया जाना चाहिए, बहुत ही सीरियस कंसिडर किया जाना चाहिए और इसके ऊपर उसी तरीके से लाहे अमल मुरतब करना चाहिए। अब सवाल ये है कि मामलात इतना स्किन के नीचे कैसे चले गए? क्यों DGISPR कह रहे हैं कि जो पिछले किसी के साथ भी हमने ऐसा नहीं किया? और जब उनसे सवाल पूछा कि आपने तो फातिमा जना को भी कहा था, बाकियों को भी, और जाहिर है उसमें मुजीब साहब का नाम नहीं लिया गया, शेख मुजीब और रहमान का, लेकिन वो भी इन्फर तो था ना वो बात उसमें। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हमने आज तक किसी के बारे में इस क्लैरिटी के साथ और नेशनल थ्रेट किसी को हमने इस तरह से क्लैरिटी और एक्सप्लिसिट वर्ड्स के अंदर हमने नहीं कहा। तो फिर हमने सोचा कि क्या किया इमरान खान ने मुख्तलिफ। तो इसमें कसूर सारा इमरान खान का नहीं है, आप सबका भी है, देखने वालों का, इस ज़माने का है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ने किया क्या है? अब जब आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आती, सोचिए इससे पहले आप PTV देख रहे हैं, PTV में आप नीलाम घर देख रहे हैं या कसौटी प्रोग्राम देख रहे हैं या 9 बजे का खबरनामा देख रहे हैं या कोई और प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको कोई बात पसंद नहीं आई, तो आप क्या कर सकते थे? ज़्यादा से ज़्यादा कुड़ सकते थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे कि आप एक ख़त लिख सकते थे। आपको ये भी नहीं पता ख़त कहाँ लिखना है, पहले तो एड्रेस ढूंढना पड़ता था। अच्छा, अगर किसी से ले भी लिया तो आपको नहीं पता कब वो ख़त पहुंचना है, वो ख़त किसी को पहुंचा भी है कि नहीं जो प्रोग्राम कर रहे हैं। अब हम जब ये प्रोग्राम करते हैं तो आप या तो आपको कोई चीज़ बुरी लगी है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर देंगे, आप कमेंट करेंगे नेगेटिव। अब हम कमेंट पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि आपको बुरा लगी है ये चीज़, आपको अच्छी नहीं लगी। तो कहने की बात यह है कि एहतसाब फौरी होता है। ऐसे ही तो DGISPR साहब को 2 साल के लिए तकरीबन जो है वो ट्विटर छोड़कर भागना नहीं पड़ा। जो ISPR का ऑफिशियल ट्विटर है वहाँ से वो कोई ट्वीट नहीं करते। ये कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, वहाँ से सिर्फ शोहदा के बारे में ट्वीट्स की जाती हैं अभी, और वो भी 3-4 महीने पहले वाटर टेस्ट करने के लिए शुरू की गई थी। आपको याद होगा उससे पहले तो 2 साल तक कोई ट्वीट भी वहाँ से नहीं की जाती थी। किसी मज़ाइल तजर्बे की, कोई 23 मार्च की, कोई 14 अगस्त की, कोई ट्वीट नहीं, क्योंकि अवाम जिस तरह का रिस्पॉन्स देती थी वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथी जर्नल्स हैंडल ही नहीं कर पाते थे। अच्छा, अब एक तो ये सोशल मीडिया है, ज़ाहिर है आप लोगों की अवेयरनेस बहुत है, आप लोगों के अब हाथ के अंदर दुनिया है। ये जो मोबाइल फ़ोन है ये बेसिकली आपके हाथ में पूरी दुनिया की एक्सेस है। मैं अभी आपको कोई झूठ सुनाऊँ इंडोनेशिया में ये हुआ था, मैं आपको अभी कोई झूठ सुनाऊँ कि सऊदी अरब में आज से 200 साल पहले ये हुआ था, इंग्लैंड में ये हुआ था, तो आप 1 मिनट में मोबाइल पे चेक कर लेंगे। फिर चैट GPT वगैरह आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्होंने काम बिल्कुल ही तबाह करके रख दिया। तो जो हमारे जर्नल्स ने 78 साल से कौम को ख़ास तरीके से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, और इससे पहले जिन जिन का टाकरा उनके साथ हुआ, मसलन सबसे पहले तो आप ये कर लीजिए कि शेख मुजीब, सबसे पहले तो फातिमा जना साहबा का टाकरा हुआ। जाहिर है उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उनका एक परसोना भी था, कायद आज़म की बहन थी, एक ख़ातून थी, और अयूब ख़ान ने उनके साथ जो भी अयारी मकारी जो कुछ भी किया वो सब तारीख़ का हिस्सा है, और वापस उस तरह का रिस्पॉन्स उन्हें ना मिल सका। शेख मुजीब वैसे ही मशरक़ी पाकिस्तान से थे, अनफॉर्चुनेटली हमने कभी उसको अपना उस तरह से हिस्सा समझा ही नहीं, हमने उसको तजर्बागाही बनाए रखी, और जब वो हमसे हैंडल नहीं हुआ मामला तो हमने वहाँ सरेंडर कर दिया और वो अलग हो गया। भुट्टो साहब एक वाहिद ऐसे लीडर जो इनके साथ काम करते रहे, पहले इन्हीं के साथ मिल के बहुत सारे जुल्म किए, इन्हीं का हिस्सा रहे, उसके बाद उनकी इनके साथ ठन गई। इन्होंने जब उन्हें फांसी दी तो ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ें ना होने के बाद अवेयरनेस कम थी, क्योंकि पाकिस्तान टूटने का सारा बंदोबस्त इन्होंने भुट्टो साहब पर डाल दिया था इफेक्टिवली, जो ये अपनी मर्ज़ी का मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भुट्टो साहब की वफ़ात के बाद 40-50 साल वो ज़िंदा रहे, उनकी शहादत कहें, वफ़ात कहें, उनको फांसी दी गई थी ज़ाहिर है। उसके बाद कोई ऐसा टाकरा ही नहीं हुआ इनका किसी से, जो भी हुआ वो डील करके निकल जाते रहे। बेनज़ीर साहबा ने भी डील की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। नवाज़ शरीफ साहब ने मुतअद्दिद बार डील की, वो आप सबके सामने, तो कभी टाकरा हुआ नहीं किसी से।
आखिरकार शौकत खानम मरहुमा के बेटे के साथ टाकरा हुआ। अब इनको ये लगता था, इन्होंने क्या एक प्रीटेक्स्ट क्रिएट किए हुए थे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी कि नशा करता है, कोकेन लेता है, इसके तो 2 दिन नहीं गुजरने, ये तो सारी उम्र नाजों में पला है, इसको जेल में रखेंगे तो बाँ निकल जाएगी, ये तो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ये तो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो अब उसको जेल में रखा, उसको परवाही कोई नहीं थी। अब उसके वो आपको याद होगा वो पटेल साहब उनके पेशाब में से शराब ढूंढते थे, हालांकि पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस में वो पेशाब में से शराब का टेस्ट नहीं किया जाता, मतलब ब्लड में से किया जाता है, लेकिन पटेल साहब बज़िद थे कि उन्होंने पेशाब के अंदर से ही शराब निकालनी है। जाहिर है पीछे चौधरी साहब बज़िद थे असल में। अब वो सब कुछ भी नहीं हुआ, अब कोई नशा भी ना मिला, कोई उनको और ऐसी एडिक्शन भी ना मिली, जेल भी बड़े आराम से उन्होंने, आराम से का मतलब मुश्किल जेल है ज़ाहिर है, लेकिन उन्होंने किसी और की तरह, नवाज़ शरीफ की तरह डील नहीं की, फ़रार होकर मुल्क से बाहर नहीं गए, कोई इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं हुए, और वो बड़ी मतानत के साथ उन्होंने जेल काटी। फिर इन्हें लगा कि नहीं, इससे काबू नहीं आएगा, इनकी बीवी को भी जेल में डालें। बीवी को भी जेल में डाला, उसी तरह के जुल्म किए जो उनके ऊपर किए, बल्कि 2 हाथ और भी आगे खातून होने के नाते। इमरान खान इनके हिसाब से बीवी पर जुल्म करेंगे तो टूट जाएगा और घुटनों पर आ जाएगा और हमसे एनआरओ मांग लेगा। उसने वो भी सब्र शुक्र किया और वक्त गुजार दिया। दूसरी तरफ अवाम तैयार होती गई, अवाम के सामने जुल्म अल्लाह के करनी है। 9 मई जो है वो जिस तरीके से एक्सपोज हुआ, उसके आगे जिस तरीके से 26 नवंबर में इन्होंने गोली कत्लो गारत की, लगता था छुपा लेंगे सब कुछ को, लाशें छुपा लेंगे, सब कुछ छुपा लेंगे, लेकिन वो बैरूनी मीडिया ने और मतीउल्लाह जान और दूसरे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर भी इन्हें एक्सपोज कर दिया। तो ऐसे सारे माहौल में अवाम को ये जो कुछ शकूक व शुबात थे कि अपने लोगों पर हम गोलियां नहीं चलाते, वो अपने लोगों के जब सरों के निशाने ले लेकर गोलियां मारी गईं, और फिर मुरीद के में, फिर कश्मीर में, तो वो जो कोई शको शुबहात थे वो लोगों के दूर हो गए। तो अब इससे हुआ क्या कि 78 साल में कभी भी जनरल साहबान कोई आम लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो होते नहीं, एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग होती है, ख़ास किस्म का इन्वायरमेंट होता है, मीडिया की इनके ऊपर तनकीद तो होती नहीं है। तो तभी होती है ना जब पॉलिटिक्स में आते हैं। दिफाई मामलात में तो हम आज भी नहीं तनकीद करना चाहते, वो तो हम अपनी फ़ौज का कोई भी शख्स जो है वो कहता है दिफा का आप काम करें तो वो तो हमारे सर आँखों पर है, तो इन्हें आदत नहीं होती। अब जिस तरह की इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है इस दफ़ा से, जिस तरह से इन्हें एक्सपोज किया गया है, और जिस तरीके से इन्होंने एक अपना हवा बनाया हुआ था 8 फरवरी को कि हम जिसको चाहें बना लें, जिसको चाहें गिरा दें, ये इनको लगता था। ये जैसे मरीम नवाज साहबा को वाकई लगता है ना कि शरीफ ख़ानदान बिल्कुल करप्ट नहीं है और हमारी बड़ी खिदमात हैं, वो अपने दिमाग में भी यही सोचती हैं, क्योंकि जब आप एक ही झूठ बार बार बोलते हैं तो आप उस पर यकीन करना शुरू हो जाते हैं। तो इनको भी यही लगता था कि हम सियासतदानों को बनाते हैं, हम गिराते हैं। और बात भी सच है, सच इसलिए कि अवाम जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादातर उसको वोट देती है जिसका उन्हें पता होता है कि वो जीतने वाला है। गांव में भी पता हो ये कैंडिडेट जीतने वाला है, ज़्यादा धड़े उसको वोट कर देते हैं। तो ये करते क्या थे कि ये पहले से ही मार्केट में हवा निकाल देते थे कि इस्टेब्लिशमेंट फलाने के पीछे खड़ी है, मतलब जनरल्स फलाने के पीछे खड़े हैं, इस दफ़ा उसने जीतना, उसकी हुकूमत बननी। तो पूरे पाकिस्तान में धड़ाधड़ उसको वोट मिलते थे और वो जीत कर आ जाते थे, और ये चौड़े होकर कहते थे देखा हम बनाने वाले और गिराने वाले। इस दफ़ा भी इनकी यही तैयारी थी। 9 मई करवाया, लोगों को पार्टी छुड़वाई, सब कुछ करवाया, लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने इन्हें सरप्राइज़ दे दिया। इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तान की आवाम ने इन्हें ऐसा सरप्राइज़ दिया जो अभी तक इन्हें किसी काबिल नहीं छोड़ा। अब वो जो सारा इनकी एक मिथ थी वो टूट गई कि हम जताते हैं, हम गिराते हैं। सब करने के बाद, फॉर्म 47 जारी करने के बाद भी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। काजी लानत ने भी सब कर लिया, इलेक्शन कमीशन ने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया, फॉर्म 47 भी जारी कर लिए, उसके बावजूद इनसे कुछ ना हुआ। उसके बाद फिर आपको पता ही है 26 नवंबर और वो सब कुछ उसमें मज़ीद एक्सपोज हो गए। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी ने इन्हें ऐसे एक्सपोज कर दिया है, कोई इतनी दलेरी से खड़ा हुआ है, साथ आवाम खड़ी हो गई है, साथ सोशल मीडिया, और ये जो वक्त है और दुनिया में जो पैदाशुदा सूरत हाल है उससे जो लोगों को क्लैरिटी है, घर में बैठी खातून से लेके, स्कूल टीचर से लेके, एक मज़दूर से लेके, एक बैंकर से लेके, मतलब हर जगह पर इतनी क्लैरिटी है लोगों को कि इनका किरदार क्या रहा है सारे टाइम में, जमहूरियत के ख़िलाफ़, मुल्क की तरक्की के ख़िलाफ़ इनके डिक्टेटर्स का किरदार क्या रहा है, वो अब सबको, हर बंदे को अब पता है कि पीछे प्लेयर कौन है। अब तो लोगों को ये भी पता है कि ये जो बड़े बड़े करप्ट ख़ानदान हैं इनके पीछे भी यही थे। तो अब
इमरान खान ने इन्हें जहां पहुंचा दिया है, इनको अब समझ नहीं आ रही। तो इसलिए इमरान खान साहब की ज़िंदगी को इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ख़तरा है इनसे, क्योंकि ये बिल्कुल आपे से बाहर हो गए हैं दोस्त। इनको समझ नहीं है। कल आपने गाली गलोच तो देखा, वो अगला हमारा टॉपिक है, वो कवर करते हैं। तो पहले तो इमरान खान की साहब की जो ज़िंदगी है उसके बारे में हमें अब फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत भी है, केयरफुल होने की भी ज़रूरत है, और आवाज़ उठाने की भी सबको मिलके बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सीधी सीधी इनकी तरफ से धमकी है। वजह मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी कि इससे पहले इनको किसी ने इतनी बुरी तरह से एक्सपोज नहीं किया था, इनको किसी ने इस तरीके से टक्कर नहीं दी थी, ये इस तरीके से बेआबरू पहले नहीं हुए थे। इनको अब अगर तो इनके अंदर स्टेमिना हो ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, इनको पता हो कि इसको कैसे हैंडल करना फेलियर को, तो फिर तो ये अपनी रास्ता दुरुस्त कर लेते। अब ज़िद्दी भी हैं, अनापरस्त भी हैं, और वो छोटी सी जो अना है उसके ऊपर खड़े होकर पता नहीं क्या कुछ बुन रहे हैं। तो इसमें खदशा है कि ये कहीं कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे पाकिस्तान को ऐसा नुकसान हो जो गालिबन पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। अब चलते हैं आगे। अब पीटीआई तोड़ने का एक बंदोबस्त है। मसलन मैं आपको अभी बताता हूं कि पीटीआई पार्लिमानी पार्टी में सलमान अकरम राजा पर अदम एतमाद, ये कल सोशल मीडिया में खबर फैलाई गई। इजलास में अरकान ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। इमरान खान का पैगाम ठीक तरह ना पहुँचाना, एहतजाज की कॉल ना देना, मुतद्दद रहनुमाओं से तलख कलामी करना। अरकान ने इन्हें ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अरकान के दरमियान भी लफ्जी झड़पें और शदीद गर्मा गर्मी देखने में आई। अब मुझे नहीं पता ये खबर दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन ये कल मीडिया में रिपोर्ट हुई। अगर ये दुरुस्त है तो इसके पीछे डेफिनेटली जर्नल्स है, क्योंकि ये बहुत सारे जिन लोगों से मंसूब ये कहा गया कि सलमान अकरम राजा कॉल नहीं दे रहे एहतजाज की, इमरान खान का पैगाम, वो ख़ुद तो कभी किसी एहतजाज में आते नहीं, ना आना चाहते हैं। तो ये वजह तो नहीं हो सकती सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़। ये तो वजह क्या है, आगे ज़रा सुनिएगा। अगला ट्वीट जिसने मुझे भी हैरान किया, बड़े मोहतरम है मेरे बैरिस्टर गौहर साहब, लेकिन कल उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया जिसका ना उनसे किसी ने कहा कि आप ट्वीट करें, ना ज़रूरत थी, लेकिन जाहिर है उन्हें भी किसी ने कहा गया। बल्कि मुझे तो लग रहा है, मेरा तज्जिया है, गलत हो सकता हूँ, कि उन्हें ये ट्वीट किसी ने लिख के दिया। ज़रा ट्वीट सुनिएगा। मैं हमेशा से उम्मीद करता आया हूँ कि तनाव कम और तल्लुकात में बेहतरी आए। आज ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। यहाँ तक तो ठीक है बात। मुल्क का दिफा अहम है। PTI का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा, यहाँ तक भी ठीक है। अब अगला जुमला आपने बहुत गौर से सुनना है। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या ख़तरा समझें तो ये अफसोसनाक है। इमरान खान ने आसिम मुनीर को जहनी मरीज़ कहा था, क्योंकि जो कुछ इमरान खान के साथ किया, उनके लोगों के साथ किया, उनकी बेगम के साथ किया, उनकी बहनों के साथ किया, उन्होंने इस वजह से उनको जहनी मरीज़ कहा। गौहर खान साहब कह रहे हैं कि ये अफसोसनाक है जो इमरान खान ने उनको कहा, और DG ISPR ने वापस इमरान खान को कहा, ये अफसोसनाक है। अब एक कमेंटेटर के तौर पर तो ठीक है बात, कोई अगर करना चाहे, एक कहे कि जी मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरे ख्याल में इमरान खान भी गलत है, मेरे ख्याल में ये भी गलत है, कोई सहाफ़ी है, लेकिन ये हमारे मोहतरम हमारे चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खैर, अब मतलब इस पर मैं मज़ीद क्या तज्जिया करूँ, मुझे समझ नहीं कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया। पाकिस्तान भी हमारा, फ़ौज भी हमारी, हमने इसका अमली मुजाहरा किया और करेंगे। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। मतलब अब ये दोनों ख़बरों को मिला के देखें तो इमरान खान को भी अफसोसनाक कह देना कि उन्होंने ज़हनी मरीज़ कहा था। चलें, आप नहीं कह सकते, अंडरस्टूड है, तो आप खामोश रहें इस मौके के ऊपर। लेकिन आपका ट्वीट करना, जब किसी सहाफ़ी ने आपसे सवाल नहीं पूछा, आप किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं, DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के घंटे 1.5-2 में आप ट्वीट कर देते हैं जो किसी ने आपको नहीं कहा। मीन सामने सामने नहीं कहा, बिहाइंड द सीन तो हम समझ सकते हैं, किसी ने कहा, शायद लिख के भी दिया हो, और उसमें अपने ही लीडर जिस पार्टी के आप चेयरमैन हैं, उनका आसिम मुनीर को जहनी मरीज़ कहना भी उतना ही अफसोसनाक आप करार दे रहे हैं जितना DG ISPR का। तो यहाँ हमें लग रहा है कि पार्टी को तोड़ने का काम भी अब ज़ोरों शोर से आपको होता हुआ दिखाई देगा। कर सकेंगे या नहीं, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक कि पार्टी तोड़ी जा सकेगी, क्योंकि पार्टी क्या है, इमरान खान। इससे आगे ना ही पार्टी है, ना इससे पीछे। जिधर इमरान खान होंगे वहीं पार्टी होगी। सारी पार्टी भी छोड़ के चली जाए तो जो इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं वो इमरान खान के साथ ही खड़े रहेंगे। तो इसलिए मुझे ये काविश भी तोड़ चढ़ते नज़र नहीं आती। जैसे पहली सारी नाकाम हुई, ये भी नाकाम होगी।
अब अगली चीज़, पख्तून बिफर गए, जाहिर है उन्हें कुत्ता कहा उनके जो वज़ीर आला हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। और मसले की बात यह है कि वो जब बात हो रही थी, जिस सवाल के जवाब में कहा, उसमें ना सिर्फ आप सुहेल अफरीदी को कह दिया बल्कि सारों को ही कह दिया, क्योंकि सुहेल अफरीदी ने कहा था कि मस्जिदों में कुत्ते बांधे जाते हैं। जब हमने एतराज़ किया तो कहा आप में और कुत्तों में क्या फ़र्क है। ये था उनका इल्ज़ाम कि हमें वहाँ पर यह कहा गया, जब मस्जिदों में कुत्ते बांधे गए और हमने एतराज़ किया तो हमें कहा गया कि आप में और कुत्तों में क्या फ़र्क है। अब ये भी कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, तो वो फिर उन सबको ही गाली चली गई ना, जो, क्योंकि सवाल स्पेसिफिक था सुहेल अफरीदी को लेकर और उनकी स्टेटमेंट को लेकर, तो उसी स्टेटमेंट पर वापस उन्होंने उनको कुत्ता कह दिया। तो वो जो सुहेल अफरीदी ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने हमें कहा था, फौजी अफसरान ने, कि आप में और कुत्तों में फ़र्क नहीं है, वो डीजी साहब ने उसको वैलिडेट कर दिया दोबारा वापस गाली देके। उसके बाद टेम्परेचर इतना ज़्यादा ऊपर चला गया कि ना डीजी ने एक्सपेक्ट किया होगा ना किसी और ने। शफी जान जो वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के, वो कहते हैं कि डीजी ISPR पख्तूनों से माफ़ी मांगो, ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की तौहीन है। आपने आज ये ज़ुबान इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि जो सुहेल अफरीदी ने कहा था वो ठीक कहा था। तुम पख्तूनों के वज़ीर आला के बारे में ये कह रहे हो, तो आम पख्तून के साथ क्या सलूक होता होगा। ये शफ़ी जान जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने। अब आगे सुने, एस्केलेशन के लेवल अब आप सुनते जाएं। सेनेटर हैं खुर्रम ज़िशान, जी हाँ, पाकिस्तान के सेनेटर हैं KPK से। वो लिखते हैं DG ISPR 2% का एक तनख्वाहदार सरकारी मुलाजम है। इस हरामखोर की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि 4 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदा वज़ीर आला के बारे में मुग़ल्लज़ात बकता फिरे। DG इसका जवाब आएगा और तब तुम्हारे बदन के हर सुराख से धुआं निकलेगा। बकवास तुम कर रहे होगे, इसे 100 से ज़रब देकर वापस लौटाएंगे। तुम्हें खान ने सही कहा, तुम बगैरत हो। अब ये बहुत ही, आप ये कहें कि आप हाईएस्ट जो रिएक्शन है खुर्रम ज़िशान का, जो सेनेटर हैं खैबर पख्तूनख्वा से, ये अब उनका आया है आगे। अब सोशल मीडिया पर और क्या चल रहा है, क्योंकि कल इन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तुम करके ज़हनी मरीज़ भी कहा इमरान खान को। उसका तो फ़ायदा इसलिए नहीं कि इन्होंने, जो इमरान खान ने आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज़ कहा था, इन्होंने ज़हनी मरीज़ के लफ्ज़ को इस्तेमाल करके वो नाम मज़ीद सोलिडिफाई कर दिया, सीमेंट कर दिया उस पर। वो अब कहीं नहीं जा रहा, वो तो इनकी गलती है। लेकिन इन्होंने एक बात कही कि तुम्हारे बच्चे कभी लड़े हैं सरहद पे, शहीद हुए हैं। इमरान खान को कहा तुम्हारे बच्चे तो UK में हैं, अपने बच्चे लाओ ना। अब लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए कि जर्नल्स के बच्चे कहाँ हैं, तस्वीरें लगाना शुरू कर दी। मुख्तलिफ जर्नल्स की तस्वीरें लगाई उन बच्चों के साथ जो बच्चे उनके वेस्ट में पढ़ रहे हैं सारे। और उसके साथ अब सोशल मीडिया पर क्या आ रहा है, फील्ड मार्शल अयूब खान के कितने बच्चे जंग लड़ते हुए शहीद हुए, जनरल मोहम्मद मूसा खान के कितने बच्चे जंग लड़ते शहीद हुए, जनरल याया खान के कितने बच्चे जंग लड़ते शहीद हुए, जनरल तिक्का खान के कितने बच्चे जंग लड़ते शहीद हुए, जनरल गुल हसन खान के कितने बच्चे जंग लड़ते शहीद हुए, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के कितने बच्चे जंग लड़ते हुए शहीद हुए, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग के कितने बच्चे जंग लड़ते हुए शहीद हुए, जनरल आसिफ नवाज़ जंजुआ के कितने बच्चे जंग लड़ते हुए शहीद हुए, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ के कितने बच्चे जंग लड़ते हुए शहीद हुए, जनरल जहांगीर करामत के कितने बच्चे जंग लड़ते हुए शहीद हुए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कितने बच्चे जंग लड़ते शहीद हुए, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी के कितने बच्चे जंग लड़ते हुए शहीद हुए, जनरल राहील शरीफ के कितने बच्चे जंग लड़ते शहीद हुए, जनरल कमर जावेद बाजवा के कितने बच्चे जंग लड़ते हुए शहीद हुए, जनरल आसिम मुनीर के कितने बच्चे जंग लड़ते हुए शहीद हुए। अब ये तमाम लोगों ने कहा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि आप बताएं आपके कितने बच्चों ने फ्रंट लाइन पर जाकर शहादत दी है, जो आप इमरान खान से सवाल कर रहे हैं। हालांकि आप तो कह रहे थे कि ज़िंदगी देना और लेना हमारा बिजनेस है। फिर आगे ये भी लिखा गया सोशल मीडिया पर कि मज़े की बात है कि इन 15 में से 13 ने तो रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क में रहना ही पसंद नहीं किया, ज़्यादातर तो मुल्क से बाहर चले गए, खुद भी बच्चों को तो छोड़ दें। इसके बाद और भी एक स्टेटमेंट बड़ी सख्त किस्म की सोशल मीडिया पर चल गई। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद को दहशतगर्द इसलिए नामजद किया गया क्योंकि वो उम्मे तामीर नौ नामी तंजीम के ज़रिए अलकायदा और तालिबान से जुड़े अफराद से राब्ते में थे। बैनुल अक़वामी तहकीकात के मुताबिक उन्होंने
उसामा से मुलाकात की और मुबैना तौर पर उन्हें जौहरी, कीमियाई या हयातियाती हथियारों से मुतल्लक मालूमात देने की कोशिश की। इस खदशे के बायस अक़वाम मुत्तहिदा ने 2001 में इन्हें दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया और अमेरिका ने भी इन्हें स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया। अब ये क्लेम किया जा रहा है कि ये मौजूदा डीजी साहब के वालिद मोहतरम थे और इनका नाम जो है वो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब था। इसके साथ ही कल ही हूद भाई साहब जो फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया पर, जो ये बता रहे थे कि इनके जो वालिद मोहतरम सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद साहब, डीजी साहब के जो वालिद मोहतरम हैं, वो ये क्लेम करते थे कि उनके कंट्रोल में जिन हैं और वो जिन्नों से मुफ्त में, फ्री में बिजली बनवाएंगे और फिर वो बिजली पाकिस्तानियों को मुफ्त देंगे। और वो ये क्लेम करते थे कि उनके कब्ज़े में जिन है और वो जिन्नों से बिजली बनवाएंगे और इस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। ये हूद भाई ने इंकशाफ किया। अब इसके बाद एक और सूरत हाल है और वो ये है कि 7 तारीख को, जो कि गालिबन इतवार का दिन ही बनता है, जो पेशावर में जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाई रिएक्शन, हाई वोल्टेज रिएक्शन आने की तवक्को है। अब इन्होंने जितनी गाली गलोच वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, वहाँ पर एस्केलेशन मज़ीद बढ़ेगी। तो आने वाले हफ्ते में हमें सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होती हुई नज़र नहीं आ रही। आने वाले हफ्ते में हमें सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है और इसमें हमारी भी समझ से बाहर है कि जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो क्यों सूरत हाल को इतना ख़राब करना चाहते हैं। क्योंकि अब जो 7 तारीख का जलसा है, मतलब परसों, कल बल्कि, जो पेशावर में हो रहा है, उसमें तो टोन जो है वो मज़ीद ऊपर चली जाएगी। आखिर पर आपको मैं ये बता दूं कि जो वाइस आर्मी चीफ लगाने का मामला है, उसमें इत्तलात हैं कि बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़िक्रिया साहब की तो तस्वीर लगा के उन्होंने कहा कि ये झूठी खबर थी, कहा जा रहा है कि इनको वाइस आर्मी चीफ लगा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी एक सूरत हाल ये भी है कि डिनाई कर दिया गया कि उनको वाइस आर्मी चीफ लगाया गया है। दूसरी सूरत हाल ये भी है कि डिनाई कर दिया गया कि उनको वाइस आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। अगर लगाए जाने की चांस होता तो खामोशी इख्तियार करते, कभी भी उनकी तस्वीर देख के इस खबर को इस तरह डिनाई ना करते। इसका मतलब ये कि वो बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर रहा है एक दूसरे के साथ। तो आने वाले दिनों में देखते हैं, अगला हफ्ता हम मुस्तरब हैं। मैं खुद ज़ाती तौर पर जो कुछ इन्होंने किया है, जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, जो धमकी दी है इमरान खान को, और अब जो जवाब खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, और ओवरऑल जितना ये प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको कभी पहले किसी ने ऐसे ना एक्सपोज किया, ना इन्हें पहले कौम के हाथों इस तरह की सिचुएशन का सामना था कि इन्होंने सब कुछ बेचने की कोशिश की। बीच में जंग हुई, झड़प हुई, कौम पूरी साथ खड़ी हुई, हम भी साथ खड़े हुए। हम सबको लगा, पूरी कौम को लगा कि जब इत्तफाक देखेंगे, होश के नाखन लेंगे और अपना कोर्स करेक्शन करेंगे। लेकिन इन्होंने वो जो फतह मिली, काम सारा एयरफोर्स ने किया, लेकिन वो भी अपने हाथ में समेटी, और उसके बाद जो कुछ इन्होंने किया, हम नवाज शरीफ भी इनसे खाइफ हो गए। तो अब मामला जो हैं वो मुझे लग रहा है कि मज़ीद ये ख़राब करना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।